हाँ जी, तो अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको पता लगेगा कि 2014 से 2019 तक कनाडा के अंदर जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स की ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट थी। धीरे धीरे इमिग्रेंट्स यहाँ कनाडा के अंदर बढ़ रहे थे और 2020 में कोविड की वजह से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला। लेकिन कोविड के बाद दुनिया के अंदर पता नहीं क्या हुआ कि 2021, 2022 और 2023 के अंदर कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स की ग्रोथ थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। लेकिन 2024 में कुछ उल्टा हुआ। 2024 में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर था ना कनाडा के अंदर वो काफी हद तक डिक्रीज हुआ और 2025 और 2026 में तो कनेडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया है कि जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स मतलब नॉन परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेंट्स जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स आते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रहेगी। मतलब जितने नॉन परमानेंट रेजिडेंट इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर आएंगे उससे ज्यादा कनाडा को छोड़ के जाएंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे जो इतने सारे लोग कनाडा के अंदर इमिग्रेट होना चाहते थे, जो कनाडा थी वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब लोग कनाडा आने से रिलक्टेंट हैं। वो किसी और कंट्री में इमिग्रेट हो जाएंगे लेकिन कनाडा नहीं आना चाहेंगे। तो ये जानने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली और जो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, हमने जो कम्युनिटी बना रखी है उस पर बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए। तो आज की इस वीडियो में उन सारे रिस्पॉन्सेज का क्रक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आप नए नए कनाडा आए हो या फिर कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट लेके या फिर पीआर लेके भी, तो आप जो आगे डिसीजंस लेने हैं आपने उनको इन्फॉर्म्ड तरीके से ले पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो रिस्पांस है वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा। अब ये तो सबको पता है कि पिछले 2-3 सालों में कनाडा के अंदर जो महंगाई है ना वो एकदम स्काई रॉकेट कर गई है। मतलब पिछले साल जो इन्फ्लेशन थी वो थी 4.4%। अब ये जो नंबर है ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में मार्केट में जाके प्राइसेस को पिछले 2-3 सालों से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों के जो प्राइस हैं वो 10%, 20%, 30% से भी बढ़ चुके हैं। और एक न्यू कमर के लिए, एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए या फिर एक नए इमिग्रेंट के लिए अपने आप को इस इन्फ्लेशन के रहते सस्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, प्रोवाइडेड जो मिनिमम वेज है वो काफी कम ग्रो हुई है। और जो ज्यादातर नए लोग होते हैं स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो मिनिमम वेज पे इनिशियली काम करते हैं। पहले वो अप्रोक्सीमेटली $14 पर आवर होती थी, आज के टाइम पे एवरेज जो मिनिमम वेज है वो $17 पर आवर है। तो इतने में अपने आप को सस्टेन करना, रूम रेंट पे लेना, ग्रोसरीज का खर्चा निकालना, यूटिलिटीज के बिल वगैरह पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 6.5 साल पहले मतलब 2018 में जब मैं कनाडा आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो पहली बार मैंने अपना जो रूम का रेंट है ना वो $197 पर मंथ दिया था। आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है, तो सपना ही है कि कोई $200 पर मंथ रेंट दे रहा है। और अपने पूरे स्टूडेंट टाइम में मैंने कभी भी $300 पर मंथ से ज्यादा रेंट नहीं दिया था। आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। उसके ऊपर से $60 से $100 के अंदर अंदर हमारी 2 हफ्ते की ग्रोसरी बढ़िया आ जाती थी, काफी सारा सामान आ जाता था। लेकिन आज के टाइम पे $100 में तो क्या ही आता है, सिर्फ नाश्ते का 1 हफ्ते का सामान आता है। तो इसकी वजह से जो कनाडा है ना वो अपनी चार्म खोता जा रहा है, क्योंकि भाई सस्टेन करना अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, स्पेशली न्यू इमिग्रेंट्स के लिए। और दूसरा सबसे कॉमन रिस्पांस था जॉब ना मिलने की स्ट्रगल, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो जो हम अपनी पढ़ाई करते हुए कनाडा के अंदर करते हैं, सर्वाइव करने के लिए करते हैं, या फिर एक फुल टाइम जॉब हो जो पढ़ाई करने के बाद हम बढ़िया पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें 4 महीने, 6 महीने, किसी किसी को तो 1 साल लग गया था एक सर्वाइवल जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए। मतलब किसी गैस स्टेशन पे काम करना हो गया, किसी टिम हॉर्टन्स पे, या फिर किसी रिटेल स्टोर में, वॉलमार्ट में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे काम करना हो गया जहां पे हमें मिनिमम वेज मिलती है। वो जॉब ढूंढने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और बिना रेफरेंस के तो हमें जॉब मिल ही नहीं थी। किसी ना किसी तरीके से जब हम कनाडा आए, दोस्ती हुई, बातचीत हुई, जो लोग पहले से वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने रेफरेंस दी, तब जाके हमें कोई पार्ट टाइम जॉब मिली। और जब तक हमें कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली थी तब तक हम अपनी जीआईसी पे सर्वाइव कर रहे थे, जिसको हम ये सोच के लेके आए थे कि भाई इससे तो हम अपने तीसरे या चौथे सेमेस्टर की फीस को पे करेंगे। तो अब उनको और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, टाइम लगाना पड़ रहा है, अपनी ब्रेक में स्किल पे काम करने की बजाय उनको जॉब करनी पड़ रही है ताकि वो अपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स की फीस इकट्ठी कर पाए। और फुल टाइम जॉब की बात करें तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमने बढ़िया तरीके से अपने स्किल डेवलप किए, अच्छे तरीके से अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, चाहे डेटा साइंस हो गया या फिर फाइनेंस, अकाउंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई फील्ड, जो भी फील्ड है उसके अंदर हमने ढंग से पढ़ाई की, लेकिन स्टिल हमें कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। जॉब मिलना तो दूर, हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा है कि हमारे अंदर स्किल्स हैं, हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही
है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग अब रिलक्टेंट हो रहे हैं कनाडा आने से, क्योंकि पढ़ाई के बाद श्योरिटी नहीं है कि अपने फील्ड में कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगला जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स था वो था हाई कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन कनाडा। इसका मतलब ये है कि कनाडा के अंदर पढ़ने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है वो अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैं 6-7 साल पहले की बात करूं 2017 या फिर 18 की, तब क्या होता था, मेनली दो रिक्वायरमेंट होती थी। एक तो हमें GIC डिपॉजिट करानी होती थी जो कि $10,000 होती थी, और उसके ऊपर से हमें सिर्फ पहले सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी होती थी और हम अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। और उसके ऊपर से जो करेंसी का कन्वर्जन रेट था वो भी थोड़ा कम था, मतलब $1 वॉज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो कन्वर्ट होकर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता था कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगवाने के लिए, अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, सबसे पहले तो GIC डबल हो गई है। अब $20,000 डिपॉजिट कराने होते हैं, उसके ऊपर से अपने पहले और दूसरे सेमेस्टर की भी फीस डिपॉजिट करानी होती है। और जो कन्वर्जन रेट है, करेंसी कन्वर्जन रेट है, वो भी ज़्यादा हो चुका है। अब $1 62, 61 या 60 के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसकी वजह से वो जो बैरियर टू एंट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब महंगा हो गया है, ये कहना चाहूँगा। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग अब अवॉइड कर रहे हैं कनाडा को और दूसरी कंट्रीज प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, जहाँ पढ़ने की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली साउथ एशियन कंट्रीज के, वो ऐसी कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पे जो खर्चा है थोड़ा सा कम हो और बाद में भी जो लाइफ है थोड़ी सी बेहतर हो। अब कुछ रिस्पॉन्सेज काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल थे। काफी सारे लोगों ने ये लिखा हुआ था कि भी अब लोगों को ये पता लग चुका है कि कनाडा के अंदर कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी अपनी होम कंट्री में जितनी मेहनत करनी पड़ती सिमिलर चीज को अचीव करने के लिए, कनाडा के अंदर भाई साहब डबल, ट्रिपल या फिर 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि काफी हद तक सच है। क्योंकि यहाँ कनाडा के अंदर हर एक चीज स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, हमारे पेरेंट्स नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल अकेले होते हैं, सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है। और काफी सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन थी कि भी फॉरेन कंट्री कनाडा, US, UK में तो सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाती है, एक बार वहां चले जाओ, वहां की कोई रेजिडेंसी मिल जाए, तब तो भाई साहब अमीर हो जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी वजह से लोगों को पता लगना स्टार्ट हो गया है कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जिन रिश्तेदारों को या फिर सोशल मीडिया पे किसी को देख के या फिर किसी को भी देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि फॉरेन कंट्री चलते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब वो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 सालों से यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो अब लोगों को ये समझ आना शुरू हुआ है, इसलिए अब लोग रिलक्टेंट हो रहे हैं कि भाई हम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, इतनी डिटर्मिनेशन हमारे में नहीं है और इतना टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस चीज़ में। तो ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है इतने तगड़े डिक्लाइन का। अगली जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स थे वो थे इमिग्रेशन से रिलेटेड, मतलब वेरी लो चांसेस ऑफ गेटिंग अ कैनेडियन PR एंड सेटलिंग डाउन इन कनाडा। अब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कनाडा के अंदर 2 साल पढ़ाई करेंगे, 3 साल अपनी कोई जॉब करेंगे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के ऊपर, तब भी पता नहीं PR मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हाई चांसेस यही हैं कि हमें अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा कनाडा को छोड़ के। अब 5-6 साल पहले, मतलब 2019 से पहले, बेसिकली कोविड से पहले, कनाडा जो थी वो बहुत ही इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री थी। कनाडा की PR लेना आज के हिसाब से तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी था। 2 साल अपनी पढ़ाई करो, अपने वर्क परमिट पे आ जाओ, PGWP पे 1 साल किसी नॉक 0, नॉक A या नॉक B की जॉब करो, बड़ी ईजिली लोगों का CRS कट ऑफ क्लियर हो जाता था, PR मिल जाती थी और हिसाब किताब बढ़िया हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो कट ऑफ है 520, 530, 515 ऐसे आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो ग्रेजुएशन करके आया है या फिर 12th करके आया है, 1 साल 2 साल काम भी कर लिया कनाडा के अंदर, ठीक ठाक IELTS ने सेल्फिप में स्कोर भी ले आया, फिर भी PR होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। और उसके ऊपर से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम कोई ना कोई चेंजेस लेके आती जा रही है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गया है कनाडा की PR लेना। हर प्रोविंस की जो PNP है वो मुश्किल होती जा रही है। तो इसकी वजह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत 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 ज़्यादा लो हो गया है कि भाई कनाडा की PR नहीं मिलेगी। उसके बाद बात आ जाती है यार सेफ्टी कंसर्न या फिर इंक्रीजिंग रेसिज्म इन कनाडा की। अब आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, कोई वीडियो वायरल होगी, कोई न्यूज़ आ गई कि किसी को बस स्टैंड पे हरास कर दिया, किसी को चक्कू मार दिया, किसी को गोली मार दी, किसी का हो गया, किसी ने किसी वजह से कर ली, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इसकी वजह से हमें तो डर लगता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे या तो कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, या फिर इमिग्रेट हुए थे, या फिर कनाडा आना चाहते हैं। और पेरेंट्स जो वो हेजिटेट कर रहे हैं, रिलक्टेंट हो रहे हैं अपने बच्चों को कनाडा भेजने से, क्योंकि ऐसी न्यूज़ वगैरह सुनने को मिलती है। इसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है वो काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया हुआ था कि कनाडा के अंदर जो हाउसिंग कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है,
जस्टिफाइड नहीं है। जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो ओवर वैल्यूड है। चलो रेंटल तक तो ठीक है, हम कहीं रह रहे हैं 1500, 2000, 2500, $3000 पर मंथ दे देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जब खरीदने का टाइम आता है तो जितने पैसे हम दे रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है कनाडा के अंदर वो सही नहीं है, वो जस्टिफाइड नहीं है। मतलब उतनी बढ़िया चीज़ हमें नहीं मिलती है। अगर मेरे को 20वें, 30वें या 40वें फ्लोर पे लटकना ही था तो मैं नोएडा या फिर गुड़गांव में कोई अपार्टमेंट ले लेता, वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन हम तो कनाडा के अंदर ये सोच के आए थे कि अगर हम 7 लाख, 8 लाख डॉलर की मॉर्गेज लेंगे तो हमें बड़ा सा बैकयार्ड मिलेगा, 2-3 गाड़ियां घर के आगे खड़ी हो जाएंगी, घर के अंदर कम से कम 3 या 4 कमरे होंगे, बेसमेंट होगा जो हमने कहीं पे रिश्तेदारों के घर देखे हैं या फिर फिल्मों में देखा है या फिर कहीं पे देखा है, लेकिन वो चीज़ आज के टाइम पे नहीं मिल रही है। इसीलिए कनाडा की जगह लोग यूएस भी प्रेफर कर रहे हैं, जहां पे जो रियल एस्टेट के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उनको लगता है कि जितने हम पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में हमें सही चीज़ मिल रही है। अब काफ़ी सारे लोगों का रिस्पॉन्स था अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब कनाडा आते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती हैं। उनको ये लगता है कि जब हम कनाडा जाएंगे तो एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाएगी, मस्टैंग या चैलेंजर या फिर कौन सी गाड़ी, बढ़िया सा अपना घर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सी हमें जॉब मिल जाएगी, चाहे हमारा कोर्स ही फलाना ढिमकाना है। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होती हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, जो वो सोच के आए थे वैसा नहीं होता है, तो जब वो अपनी होम कंट्री में वापस जाते हैं, चाहे टेम्परेरीली या फिर हमेशा के लिए, तो जाने के बाद ये नहीं बताते कि मेरी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक थी, या फिर मैंने अपने लिए मेहनत नहीं की, या फिर मैंने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, या फिर मैंने ढंग से जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो ये बोलते हैं कि कनाडा बेकार है, कनाडा के अंदर प्रॉब्लम है, वहां पे जॉब्स नहीं है, वहां पे सारी महंगाई हो रखी है। तो इसकी वजह से दूसरे जो 10, 20, 30 लोग ये बात सुनते हैं उनको ये लगता है कि हाँ यार सच में कनाडा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनको भी डर लगता है कि हम भी कनाडा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बंदा वहां से होके आया है, इसको सब कुछ पता है, इसको सारा एक्सपीरियंस है, चाहे वो सिर्फ एक बंदे का एक्सपीरियंस है। लेकिन इतने सारे लोग सिर्फ एक बंदे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से वो लोग भी अवॉइड करते हैं कनाडा आना। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, जॉब्स की स्कार्सिटी, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते क्या आज भी या फिर अगले साल भी कनाडा आना वर्थ है या नहीं है? तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में डेफिनेटली वर्थ है, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, स्टार लगे हुए हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही आ जाती है कि अगर कोई आज के टाइम पे कनाडा आता है तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब पहले से डबल करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई साहब 24 में से 22 घंटे आप मिनिमम वेज पे काम करते जा रहे हो, अपने आप को घिसाते जा रहे हो, कमर तोड़ रहे हो, अपने शरीर को परेशान कर रहे हो, वो वाले हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा। हार्ड वर्क तो यार रिक्शे वाला भी करता है, जो पत्थर तोड़ता है वो भी करता है, खच्चर को खींचने वाला भी करता है, हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जो दिमाग को इस्तेमाल करके अलग अलग इनकम के सोर्सेज बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उनका कुछ ना कुछ होता है, बाकी फिर बैठे रह जाते हैं, उनको देखते रह जाते हैं। तो पढ़ाई के टाइम भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लोगों को होता है कि पढ़ाई इजी सी हो, बस पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद तो हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग ये सोच के आए थे, पीआर भी ले ली, मिनिमम वेज पे काम करते करते पीआर ले ली, लेकिन उनको पीआर के बाद समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, और काफी सारे लोग इंडिया वापस चले गए अपनी होम कंट्री में, क्योंकि पीआर तो किसी ना किसी तरीके से ले ही ली ना, लेकिन उसके बाद क्या करें कुछ पता ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं लेके आए थे, लॉन्ग टर्म विजन नहीं था ना, इसलिए लॉन्ग टर्म विजन लेके आना होगा और पीआर को बाई प्रोडक्ट समझना होगा। और दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी कनाडा आने के बाद संगति कैसी होगी। जब आप कनाडा आओगे ना तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत सारे आपके दोस्त भी मिलेंगे, काफी सारे लोगों से बात होगी। अगर आपकी संगति नेगेटिव बन जाती है, मतलब नेगेटिव सोच वालों की संगति बन जाती है कि सब रो रहे हैं कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे सेविंग नहीं हो रही, यहाँ पे खर्चा नहीं निकल रहा, मेरी अगले सेमेस्टर की फीस कैसे निकलेगी, मैं तो अपनी होम कंट्री में वापस चला जाऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। अगर ऐसी आपकी संगति बन जाती है तो धीरे धीरे ये जो थॉट्स है ना आपके माइंड में भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव थे, आप ग्रो करने के लिए आए थे, लॉन्ग टर्म विजन रख के भी आए थे, तब भी आपका जो माइंड है दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा और आप भी फिर नेगेटिव हो जाओगे कि भाई यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होगा, और फिर डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। तो ऐसी संगति से थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ेगा। बाकी ये बताना चाहूंगा कि जो लोग पिछले साल कनाडा आए थे तो टैक्सेस फाइल करने का टाइम भाई साहब आ चुका है, और जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2025। तो मेक श्योर आप अपने टैक्सेस फाइल कर दो, और किस तरीके से आप अपने रिटर्न्स को, रिफंड्स को इंक्रीज कर सकते हो वो जानने के लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट करना। और अगर आप इंडिया में रिटायर होना चाहते हो, आप कनाडा के अंदर रिटायर नहीं होना चाहते, तो क्या पाथवे होना चाहिए, उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ अपने थॉट्स कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।